नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज से बच्चों के आग्रह पर व्याकरण का क्लास शुरू। व्याकरण से संबंधित वर्ण विचार और समास और कुछ व्याकरण रचना में टिप्पण प्रारूपण आदि से संबंधित वीडियो दे चुका हूँ। समास भी बताया हूँ। आज से संधि का क्लास चलेगा और उसमें भी विशेष आग्रह है कि संधि और समास में अंतर बताया जाए। तो शुरुआत इसी से हो रही है और चूंकि मैं व्याकरण में ही पीएचडी किया हूँ, इसको तो बहुत कम शब्दों में और सरल आसानी से 2-4 मिनट में भी निपटाया जा सकता है। मगर मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि गहराई तक और गंभीर विवेचन कर लिया जाए, जिससे कि फिर कभी कहीं कोई समस्या न आए या कोई प्रश्न अनुत्तरित न रहे। इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है और आप लोग उससे पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग उस पर टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो छोटा बड़ा दोनों दे दूंगा। तो आ जाएं हम लोग अब मूल विषय पर। तो अनेक अंतर हैं संधि और समास में। उन अधिकांश और मुख्य अंतरों को मैं 5 पॉइंट में वितरित कर पाया हूं। उसी 5 पर हम लोग विचार करेंगे, जिसमें सबसे पहली बिंदु तो है उसकी परिभाषागत अंतर। उसके बाद संधि और समास की रचना की पद्धति क्या है, और तीसरा अंतर कि संधि और समास करके जो पद बनाते हैं उन पदों को तोड़ते कैसे हैं, यानी अलग अलग कैसे करते हैं। तो पदों का विभेदीकरण तीसरा हो गया। फिर उसके बाद अर्थ तत्व के आधार पर, यानी कि अर्थ सार्थक और निरर्थक पद होते हैं कि नहीं, इनमें इस पर विचार करेंगे। और 5वां पॉइंट ये रहेगा कि संधि और समास की व्यापकता कितनी और कहां तक है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो पहला तो परिभाषा के स्तर पर, तो व्याकरण की पुस्तकों में परिभाषा आप लोग पढ़े हैं। संधि की परिभाषा कि संधि का तो पहला शाब्दिक अर्थ जोड़ा होता है, यानी या जोड़ना होता है, या दो के बीच मिलान करना होता है। और परिभाषा में इसको बांधते हुए परिभाषा गढ़ी गई है कि दो ध्वनियों, अक्षरों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और उस विकार से जो नया शब्द बनता है वही संधि शब्द है। जैसे अब एक उदाहरण के द्वारा हम लोग देख लें, जान लें कि शब्द है अन्नाभाव। एक संधि शब्द है। यह अनाभाव बना कैसे है? तो अनाभाव बनाने के लिए, क्योंकि यह इसमें 2 शब्द हैं, अन और अभाव। अब संधि में क्या होता है कि संधि में जो पहला पद होता है, पहला पद यानी कि अन हुआ और दूसरा पद हुआ अभाव, तो पहला पद का अंतिम वर्ण
चूंकि लिखित रूप में जब होता है तो उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण विचार में ये बताया हूं, इसका लिंक भी दे दूंगा, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसे देख लीजिएगा। तो पहला पद का अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि का मेल होता है दूसरे पद के पहला ध्वनि या अक्षर या वर्ण से। तो अब अन्न को हम लोग देखें तो अन्न का अगर वर्ण विन्यास करें, यानी कि वर्ण उसको जो है तोड़ें, अलग अलग करके करेंगे, तो अंतिम में 9 वर्ण दिख रहा है, 9 वर्ण है। तो 9 वर्ण में जो है क्या हुआ है कि अ लगा है, तब क्या हुआ है 9 बना है। तो अंतिम ध्वनि क्या हो गई अ। अब वैसे ही अभाव का पहला वर्ण कौन सा है अ, ध्वनि अ। तो अ और अ ध्वनि मिल करके क्या हो जाएगी संधि, जब स्वर संधि पढ़ाने लगेंगे तो ये बता देंगे। तो अ और अ मिल करके आ होते हैं। तो अन्न जोड़ अभाव, तो अ की मात्रा यानी कि आकार इसमें आ गया, हो गया अन्ना भाव। वैसे ही पीतांबर, पीतांबर में तो अंतिम ध्वनि त है, तो त की जो है त में अ ध्वनि है अंतिम ध्वनि, और अंबर की पहली ध्वनि है अ। तो अ और अ मिल करके हो गए आ। तो यहां पर पीत में आ हो गया तो पीतांबर हो गया। वैसे ही नरेश, नरेश में नर में, नरेश में र अंतिम वर्ण है और ध्वनि कौन सी है या अक्षर तो अ है। तो नर शब्द के अंतिम ध्वनि अ और इस शब्द के प्रथम ध्वनि ई है। तो अ और ई मिल करके ए हो जाते हैं, अ और ई मिल करके ए हो जाते हैं। तो नर में अ और ई से बने हुए ए की मात्रा यहां पर लग गई, हो गया नरेश। संधि स्पष्ट। तो अब वही अब आ जाए समास में। समास की परिभाषा क्या है? तो समास की परिभाषा ये है कि 2 या 2 से अधिक शब्द और या पद, मुख्य रूप से शब्द, शब्द और पद के बारे में मैं बता चुका हूं कि शब्द और पद क्या है। शब्द से ही पद बनता है। सामान्य तौर पर शब्द कोश में, डिक्शनरी में जो शब्द हैं, अलग अलग जो शब्द हैं वे शब्द हैं। जब वही वाक्य में व्यवहार में आ जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। तो अलग अलग ये शब्द ही हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ मिलते हैं और मिल करके 2 जगह जो फैले हुए हैं वे एक साथ जो है आ जाते हैं। समास का अर्थ ही होता है समसनम समासा, यानी कि साथ साथ आना, पास पास आना। तो परिभाषा करनी अगर होगी इसकी तो परिभाषा ये है 2 या 2 से अधिक शब्द या पद के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को अन्य पद कहेंगे, या नया पद उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। तो संधि में क्या होता है? ध्वनि या वर्णों का मेल, और समास में क्या होता है? शब्दों या पदों का मेल। तो पहला अंतर यही हो गया कि संधि में ध्वनियों या अक्षरों या वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों या पदों का मेल होता है। उसको उदाहरण से देख लेंगे हम लोग। अब अनाभाव का वहां पर उदाहरण दिए थे
इसीलिए उसी उदाहरण को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो अनाभाव कहने का तात्पर्य क्या है कि अन्न का अभाव है। तो अब अनाभाव, अन्न का अभाव, तो अन्न एक शब्द हुआ और दूसरा अभाव हुआ। तो इन दोनों शब्दों को पास पास लाएंगे तो पास पास लाने में बाधा कौन सा डाल रहा है? ये का है। तो इस का को हटा देते हैं तो हो जाता है अन्ना भाव। यह हो गया एक समासिक पद। वैसे ही पीतांबर वहां पर उदाहरण दिया था। अब पीतांबर संधि में तो पीत धन अंबर कर दिया था। अब यहां पर पीत और अंबर के बीच में पीतांबर कहते किसको है? तो बताया जाता है कि पीत है अंबर जिसका वह, या जिसका अंबर पीत है वह, ऐसे इसका जो है विस्तार किया जाता है। तो अब ये जो है पद छितराया हुआ है। अब इसको जो है अलग अलग जो है जो पद है उसको पास पास लाना है, साथ साथ लाना है, या संक्षिप्त करना है, संक्षेप में करना है। तो क्या अब इसमें बाधा है? कौन कौन है? बाधा है जिसका वह अतिरिक्त अलग है। तो अब हो गया पीतांबर। तो इसी को हो जाता है, मिला देंगे तो हो जाएगा पीतांबर। तो कहने का मतलब हुआ कि संधि में ध्वनियों का मेल होता है और समास में पदों का मेल होता है या शब्दों का मेल होता है। फिर उसके बाद ऐसे ही और सारे उदाहरण हैं। दशानन है, 10 आनंद का समाहार, या 10 है आनंद जिसका वह, 10 अर्थात रावण। तो 10 आनंद को मिला दिए, हटा 10 आनंद में से है मिटा दिए और उसके बाद दोनों के बीच संधि करा दिए, हो गया दशानन। अब दूसरा अंतर की रचना पद्धति क्या है? तो दोनों की रचना पद्धति की संधि में ध्वनियों को मिला दिया जाता है और समास में पदों को या शब्दों को मिला दिया जाता है। और शब्दों को मिलाने के लिए या ध्वनियों को मिलाने के लिए क्या किया जाता है? तो यहां पर संधि में दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के बाद कोई भी चीज जो है जोड़ते हैं तो वहां पर जो है गांठ बनती है, कोई जो है परिवर्तन आता है। तो उस गांठ को जोड़ने के लिए पहला चीज तो ये है कि वहां पर धन का निशान लगाते हैं, जिसको आप लोग प्लस कहते हैं। तो प्लस जोड़ धन का निशान लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर पीतांबर में अ और अ यहाँ पर जो है मिला करके आ बनाए, चूंकि विकार आया तो आ हुआ। तो पीत में का अ और अंबर का अ मिल करके आ हो गया पीतांबर। नर, वैसे ही नर और ईस में अ और ई मिल करके नरेश हो गए थे। अब इसी उदाहरण को आधार बना करके यहां हम लोग आ जाए। तो पीतांबर पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु या कृष्ण, वही लोग पीला धारण वस्त्र धारण करते हैं। वैसे ही नरेश है, तो नरेश का मतलब नरों के इस यानी कि जो है स्वामी, या तो नरों के यानी कि मनुष्यों के स्वामी, तो मनुष्यों का स्वामी राजा अर्थात राजा। यहां पर समास बनाने के लिए क्या करते हैं? समासिक पद में जो विभक्तियां या प्रसर्ग, ये बता चुका हूं कि पद बनाने के लिए क्या करते हैं कि शब्द में विभक्ति जोड़ते हैं या प्रसर्ग जोड़ते हैं। तो उन विभक्तियों को हटा दिया जाता है या शब्द के जो विश्लेषक या उसके जो है विस्तारक जो रूप उसके साथ जुड़े होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार संधि में जो है जोड़ते हैं
और समास में क्या करते हैं, हटाते हैं। तो यहां पर सटाना और यहां पर हटाना, यहां पर जोड़ना और यहां पर घटाना। तो संधि में जोड़ते हैं, समास में घटाते हैं। क्या घटाते हैं, जो शब्द के साथ लगे हुए परसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों को या प्रत्यय चिन्हों को या विभक्ति चिन्हों को हटा देते हैं यहां पर। तो इस तरीके से दोनों रूप जो है क्या करते हैं, शब्दों, जो दो शब्द होते हैं उन शब्दों को पास पास तो लाते ही हैं, साथ ही साथ उनको संक्षिप्त भी बना देते हैं और संक्षिप्त बना करके एक नया शब्द गढ़ देते हैं। फिर उसके बाद जो है तीसरा है कि उन तत्वों को अलग कैसे किया जाएगा, यानी कि संधि से बने हुए शब्द हो गए या जो विकारी शब्द हुआ, जो तीसरा अन्य शब्द या अन्य पद बना है, उसका अलग अलग करने की प्रक्रिया में भी अंतर है। संधि में जब अलग करते हैं, जैसे कि पीतांबर जो शब्द है या नरेश शब्द है, जब इसको अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं, यानी कि संधि में संधि विच्छेद होता है। और समास में क्या होता है कि विच्छेद नहीं करते, यानी कि जो है यहाँ पर विच्छेद का मतलब जो है काटना, तोड़ना, अलग करना। और यहाँ पर विग्रह में क्या होता है कि विग्रह में पद हैं, उन पदों को जो है विग्रह यानी कि वहां से तोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। तो संधि में विच्छेद की क्रिया होती है और समास में विग्रह की क्रिया होती है। जैसे कि विद्यालय का उदाहरण यहां पर जो है देख ले, विद्यालय। तो विद्यालय में दो शब्द हैं, विद्या और आलय, तो इसलिए विद्या धन आलय, ये क्या हुआ, विच्छेद हुआ। यानी कि विद्या में से आ को और आलय के ल के बीच जो मेल हो गया था, उस मेल को अलग कर दिए तो हो गया विच्छेद, यानी कि उसका छेदन कर दिए। और विग्रह में यानी कि तो इसको जो है विद्यालय को आप विग्रह कैसे करेंगे, तो विद्या का आलय, चूंकि यहां पर कारक चिन्ह लग गया है, कारक चिन्ह लगाएंगे तभी जाकर के दोनों के बीच संबंध स्थापित होगा। यानी कि आलय है तो किसका आलय है, तो विद्या का आलय है, जहां पर पढ़ाई होती है। वैसे ही अनाभाव का जो उदाहरण दिया, अन्न का वहां पर अभाव है, अभाव है किस चीज का, तो अन्न का। वैसे ही धन का अभाव, धनाभाव, माता पिता, तो माता पिता के बीच विग्रह करने के लिए क्या करेंगे कि माता और पिता दोनों के अस्तित्व को अलग अलग स्थापित करने के लिए जोड़ देंगे वहां पर माता और पिता। वैसे ही यथाशक्ति, नीलकंठ, यथाशक्ति यानी कि शक्ति कितनी, यथा यानी कि अनुसार, जितनी की जरूरत हो उतनी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो वह हो जाएगी यथा शक्ति। वैसे ही नीलकंठ, तो नीलकंठ नीलाकंठ या नील है कंठ जिसका, तो ये हो गया। उसके बाद जो है चौथा, अर्थ तत्व के आधार पर। तो अर्थ तत्व के आधार पर यहां पर अब देखिए, पीतांबर में या अन्नाभाव में अ और अ का क्या अर्थ है। जब तक ये स्वतंत्र हैं तो इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। आगे लगा दीजिएगा तो नहीं के अर्थ में आएगा, अब बाद में लगाइएगा तो वह शब्द के साथ जो है लग जाएगा, अपने अस्तित्व को ही एक तरह से विस्मृत कर देगा, भुला देगा, मिट जाएगा। तो संधि में जो जिन वर्णों के बीच संधि होती है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, मगर समास में जो भी शब्द होते हैं
वे सभी शब्द सार्थक होते हैं। समास में निरर्थक शब्दों का व्यवहार होता ही नहीं है। समास के दोनों पद यानी कि पहला पद दूसरा पद, पहला पद यानी कि पूर्व पद और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, दोनों पद प्रधान और महत्वपूर्ण होते हैं, सार्थक होते हैं, निरर्थक नहीं होते हैं। अप्रधानता और अप्रधानता की वो समास में समझेंगे, मगर यहाँ वो प्रधानता और अप्रधानता नहीं है, परंतु ये है कि दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों पद सार्थक होते हैं, उसमें निरर्थक कोई नहीं होता है। अब वैसे ही पांचवा व्यापकता, यानी कि उनका जो है व्यापकता कहाँ तक है। तो संधि थोड़ा जो है का क्षेत्र थोड़ा सीमित है। क्यों कि हिंदी में जो शब्द हैं वो अधिक या तो तत्सम तद्भव देशज और विदेशज हैं, मगर संधि सिर्फ तत्सम शब्दों की ही होती है। अभी तक सिर्फ तत्सम शब्दों की ही संधि होते रही है और हो रही है, क्योंकि अभी व्याकरण में हिंदी के शब्दों को व्याकृत नहीं किया जा सकता है, इसलिए संधि सामान्यतः तत्सम शब्दों की ही होती है। मगर समास में तत्सम तद्भव देशज और विदेशज सभी शब्दों की संधि हो सकती है और होती है। जैसे यहाँ पर जो है मान लीजिए उदाहरण जो है दिया गया नीलकंठ, तो इसमें नील संस्कृत तत्सम ही है, कंठ तत्सम ही है। अब वैसे ही एक उदाहरण अब जो है देख लिया जाए, जैसे कि जेब घड़ी है, जेब घड़ी, तो जेब घड़ी का तत्सम, जेब घड़ी में दो शब्द है, जेब और घड़ी। जेब क्या है, अरबी का शब्द है यानी कि विदेशज शब्द है, और घड़ी तत्सम है, तो विदेशज और तत्सम शब्द के बीच संधि हो गई। वैसे ही रेल यात्री, रेल यात्री, रेल का यात्री, रेल यात्री, रेल कौन से किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी का है, और यात्री तत्सम शब्द है, संस्कृत का है। वैसे ही किताब घर, किताब घर, किताब घर तत्सम है, और किताब अरबी फारसी का शब्द है यानी कि विदेश शब्द है। वैसे ही वर्षगांठ एक शब्द है और महत्वपूर्ण है, वर्षगांठ हमेशा जो है मनाते रहते हैं, हर एक साल सब चीज का मनाते हैं। अभी 75वीं वर्षगांठ, 76वीं वर्षगांठ भी मनाए। तो वर्षगांठ, वर्ष किस चीज का है, तो संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम शब्द है, और गांठ किसका है, तो देशज शब्द है। तो समास जो है, समास में तत्सम तद्भव देशज विदेशज सभी प्रकार की जो है और भाषाओं में समास की क्रिया संपन्न होती है। फिर संधि में समास नहीं होता है, मगर समास में संधि होती है। अब समास में संधि यानी कि इन सभी अन्न अभाव, अन्न भाव, अन्न धन अभाव, 10 धन आनंद, तो यहाँ पर समास की क्रिया, इस समास में संधि की जो है क्रिया होती है। तो मूल रूप से संधि और समास के बीच यही अंतर है। अब संक्षेप में तो संधि में दो ध्वनियों का मेल होता है और समास में दो शब्दों या पदों का मेल होता है। संधि करते समय क्या करते हैं, दो अक्षरों को या दो ध्वनियों को जोड़ते हैं, और समास करते समय क्या करते हैं, यानी कि समासिक पद बनाते समय, जिसको विकार के बाद जो अन्य पद बनता है तो उसको क्या करते हैं, तो उसमें जो मुख्य शब्द हैं, जो मूल शब्द हैं,
या जो प्रधान शब्द हैं उन शब्दों के साथ जो विभक्तियां लगी हुई है या जो प्रसर्ग लगे हुए हैं या शब्द के विस्तारक रूप उसके साथ जो जुड़े हुए हैं उसको हटाते हैं। संधि में जोड़ते हैं अक्षरों को और समास में शब्द के साथ लगे हुए अन्य रूप को हटाते हैं। संधि में विच्छेद की क्रिया होती है, यानी कि शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं और समास में दोनों पदों को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। संधि में जो जिन दो वर्णों को या जिन दो ध्वनियों को जोड़ा जाता है वे ध्वनियां निरर्थक होती हैं, मगर समास में जो जिन दो शब्दों को जोड़ा जाता है वे शब्द सार्थक होते हैं। समास में निरर्थक शब्दों का व्यवहार नहीं होता है। और अगला कि संधि में समास नहीं होता है मगर समास में संधि होती है। संधि सिर्फ तत्सम शब्दों में ही होती है मगर समास तत्सम के अतिरिक्त तद्भव, देशज और विदेशज से आए हुए शब्दों में भी समास की क्रिया होती है। विश्वास है समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो फोन कीजिएगा या कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।